आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सम्राट अशोक क्लब के भाई सिद्धानंद मौर्य जी, मुखिया जी, और मैं आभारी हूँ विजय बहादुर मौर्य का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। अब बहुत गहरी बात कहने का यहाँ अवकाश है या नहीं है, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग की आदत विश्वविद्यालयों में बोलने की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेकर के काशी हिंदी विश्वविद्यालय, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बहुत आग्रह पर कभी कभी जाते हैं, अक्सर वहाँ भी नहीं जाते हैं, लेकिन विजय जी का प्रेम खींच लाया। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की अधिकांश जनता गौतम बुद्ध का प्रेमी है, इसलिए सभागार में उपस्थित सभी बौद्ध प्रेमियों, जितना इतिहास की जानकारी है, प्राचीन भारत का इतिहास की जानकारी है, या जितनी खुदाई हो रही है, उससे एक पता चलता है कि प्राचीन भारत का इतिहास बौद्ध भारत का इतिहास है, इसमें कोई शंका नहीं है। भारत में अभी तक जितने भी मंदिर मिले हैं, वे सभी के सभी मंदिर धरती के ऊपर मिले हैं, लेकिन भारत में जितने भी बौद्ध मठ और स्तूप मिले हैं, वे सभी के सभी धरती के नीचे मिले हैं। इससे साबित होता है कि बौद्ध धर्म, बौद्ध सभ्यता, बौद्ध संस्कृति, बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, बौद्ध मठ धरती के नीचे है, इसलिए वह हिंदू संस्कृति से पुरानी है। मानते बहना खान गाय दे दीजिए, बहना तिलका गणेश के संदल के। अभी दो मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक उदाहरण आपको कर्नाटक से। कर्नाटक में एक जगह है सनाथी। सनाथी में है चंद्रलांबा देवी का मंदिर। उसमें चंद्रलांबा देवी की मूर्ति है और उसकी पूजा पाठ लंबे समय से, पता नहीं कितने वर्षों से लोग करते थे, कि अचानक एक दिन चंद्रलांबा मंदिर का छत जो है आंधी और तूफान में गिर गया, और जब चंद्रलांबा देवी मंदिर का जब छत गिरा, वो फर्श पर गिरा। संयोग देखिए कि उस मंदिर का छत और फर्श दोनों सम्राट अशोक के शिलालेख से बना हुआ था। और अभी इतिहासकारों के सामने नए 4 शिलालेख अशोक के आए हुए हैं, जिसको पढ़ भी लिया गया है। यह घटना कर्नाटक की सनाथी नामक स्थान की है। मतलब कि वो मंदिर का फर्श, मंदिर का छत और जिस शिलापट पर देवी बैठी थी, वो शिलापट भी अशोक का शिलालेख था। दूसरा उदाहरण,
हजारों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन एक दो उदाहरण से समझिए। दूसरा उदाहरण हम लोगों को अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में मिला है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना और बहुत विशाल। कहा जाता है कि उस शिव मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में रेड्डी साम्राज्य के राजाओं ने कराया था, और वो शिव मंदिर जो है वो एक किले के अंदर है। वहाँ के लोग, वहाँ का ट्रस्ट, वहाँ की सरकार चाहे थी क्यों नहीं, ये बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, इसके गर्भगृह का फिर से हम लोग जीर्णोद्धार करा दें। गर्भगृह टूट फूट गया था, तो गर्भगृह को अभी हाल ही में तोड़ा जाने लगा शिव मंदिर। तो जब शिव मंदिर के गर्भगृह को तोड़ा गया तो थोड़े ही सी नीचे वहां स्तूप मिल गया, बौद्ध स्तूप। सरकार पशुपक्ष में पड़ गई, सक्से में पड़ गई। क्या किया? पूरा तत्व की टीम आई, खुदाई हुई और कहा गया कि अब ये तो शिव मंदिर ही बौद्ध स्तूप के ऊपर बना है। अब उनकी स्तूप पुराना है, इसलिए शिव मंदिर को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और स्तूप को किसी तरह बौद्ध स्तूप को संरक्षित किया जाए, यही निश्चित हुआ। ये घटना आंध्र प्रदेश की है, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आंध्र प्रदेश 2014 में तेलंगाना से अलग हुआ। तेलंगाना से 2 राज्य वहां बन गए, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो अपना राजकीय चिन्ह बनाया है, वह सम्राट अशोक के 64 तिल्ली वाला ये थम चक्र है। और हाँ, 64 तिल्ली का, वो 64 तिल्ली का जो थम चक्र है वो अमरावती स्तूप से लिया गया है। अमरावती का जो आर्ट है, बौद्धिस्ट आर्ट, उसी से। और हम चक्र ही अब से आंध्र प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और यह तो बात आप जानते ही हैं कि बिहार सरकार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। देश जग रहा है, अपनी पुरानी विरासत को पहचान रहा है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन तमाम सारी गड़ी हुई चीजें धरती के नीचे से निकलेंगी और भारत का इतिहास बदलेगा। अभी भी बिहार में, जिस बिहार के हम लोग निवासी हैं, अभी 3 जगह बिहार में खुदाई चल रही है। एक खुदाई हो रही है नालंदा के पास तेलहंडा में, तेलहरा, और दूसरी खुदाई हो रही है सिवान में तीतर स्तूप का, और तीसरी खुदाई हो रही है लखीसराय में लाली पहाड़ी की। तो ये जो नालंदा के पास अभी हम गए थे, जो तेलहरा में खुदाई हो रही है, वहां तो यह कहा जा रहा है, हम तो देखे भी कि नालंदा से भी प्राचीन विश्वविद्यालय वहां है। 3 ताला है, 3 ताला तो हम देखे, 3 ताला है तेलहरा। और तेलहरा का पता हम लोगों को 2014 में पता चला, मतलब कि आज से 4 साल 4.5 साल पहले। उसके पहले हम लोग को नहीं पता था कि तेलहरा में बहुत बड़ा बौद्ध विश्वविद्यालय था। लेकिन बिहार की जनता पहले से जानती थी कि तेलहरा में कुछ है। उसी से यहाँ एक कहावत चलती है हमारे क्षेत्र में, भोजपुरी में, कि तेलहंडा में चल जाओ। इतिहासकार और पुरातत्व के सारे जानकार को तो 2014 में मालूम हुआ कि तेलहंडा में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। लेकिन यहाँ की जनता जानती है
तेलहंडा में चल जीब, मतलब कि अगर चल जीब बौद्ध बिहार में, बौद्ध विश्वविद्यालय में, तो बर्बाद हो जीब बबुआ। तेलहंडा में चल जीब। बौद्धों के प्रति यह नफरत का नमूना है यह लोकोक्ति। यहाँ की जनता जानती थी कि तेलहंडा में कोई था। अभी जो लखीसराय में खुदाई चल रही है, अभी टीम आ गई है, बड़े पैमाने पर वहां पर बौद्ध स्तूप, बड़े बड़े बौद्ध विहार पूरे लखीसराय में फैला हुआ है। अभी फिर खुदाई दोबारा चल रही है वहां पर। वहां बहुत सारी गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं और उसमें जो जांच हुआ है उसे पता चलता है कि सारे बौद्ध विहार को आग में जलाया गया है। बड़े पैमाने पर राख के अवशेष मिल रहे हैं लखीसराय के लाली पहाड़ी। मैं जानता हूं कि मेरे भाषण को रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन चूंकि मैं भी रिकॉर्डेड चीज बोल रहा हूं इसलिए उसकी चिंता हमें नहीं है। 1953 में जब पाटलिपुत्र की खुदाई हुई थी, 1953 में जब पाटलिपुत्र की खुदाई हुई थी, तो पाटलिपुत्र की खुदाई में भी जो मौर्यों का राजप्रासाद था, सम्राट अशोक का जो शाही महल था, वो जलाया गया। सम्राट अशोक का पटने का जो शाही महल है वह आग में जलाया गया है, उसके प्रमाण हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लंका जो जिसको रामचरितमानस में तुलसीदास ने लंका बताया है, वो लंका वो नहीं है, वो लंका पाटलिपुत्र ही है। क्योंकि इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था, जिसने अपनी किताब लिखी है इंडिका। उसमें उसने लिखा है कि मौर्यों का शाही महल के स्तंभों पर, खंभों पर सोना मढ़ा हुआ, चांदी के पक्षी खंभों पर बिठाया गया है। मतलब कि मौर्यों का जो शाही महल था पटना में, वह सोने और चांदी का था। और आपके रामचरितमानस और रामायण का लंका भी तो सोने और चांदी का ही था। जिस लंका में अशोक वाटिका की चर्चा होती है, ये अशोक वाटिका में सीता जी को रखा गया था, वो अशोक वाटिका वहां लंका में क्या करेगा? वो अशोक वाटिका जिसका नाम था अशोकाराम, वो अशोकाराम यही पाटलिपुत्र में ही था, जिसमें बौद्धों का दूसरी संगीति हुई थी, सम्राट अशोक ने कराया था। उसी अशोकाराम में इसका रिटेन है, अशोकाराम ही अशोक वाटिका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लंका है वो यहाँ नहीं, यही है। और लंका को जलाए जाने का प्रमाण मैं नहीं कहता हूँ, अंग्रेजों ने उसकी खुदाई में देखा कि इस लंका को जलाया गया। आप राहुल सांकृत्यायन का नाम सुने होंगे। राहुल सांकृत्यायन की एक किताब है, बोलगा से गंगा तक। मैं कुछ भी बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं सब रिफरेंस दे रहा हूँ, कौन किसने कहा। मैं केवल संदेश वाहक हूँ, मैं केवल इतिहासकारों के, विद्वानों के संदेश को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं इसका ओरिजिनल वक्ता नहीं हूँ। इसलिए जो भी दोष होगा उन सारे इतिहासकारों को होगा, उन सारे विद्वानों को होगा, उन सारे स्कॉलरों का होगा जिन्होंने ये बात कही है। मैं अबद्ध हूँ, मैं उनके संदेश को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। बोलगा से गंगा तक में राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, क्या लिखा है कि पुष्पमित्र सुंगही राम, पढ़ लीजिए। पुष्पमित्र सुंगही राम है और सम्राट ये मौर्य वंश के जो 10 राजे थे वही दशानन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी कवि किसी पर अटैक करता है अपने लिटरेचर के माध्यम से, तो नाम स्थान बदलता है, उसे दूरी बनाता है। लेखक खुद भी उसमें शामिल रहता है।
लेकिन इतनी दूरी, बहुत बड़ा फनकार होता है, कलाकार होता है, वो दूरी बनाकर चलता है, आपको पता नहीं चलेगा वो कहाँ छिपा हुआ है, लेकिन उसी में रहता है। आप रामचरितमानस नहीं, वाल्मीकि का रामायण पढ़िए। वाल्मीकि के रामायण में लिखा हुआ है कि हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो क्या जलाते हैं, पता है आप लोगों को? लिखा हुआ है कि हनुमान जी जब लंका गए, वाल्मीकि रामायण की यह बात है, तो वहां वो चैत्य जलाए हैं, चैत्य। और चैत्य शब्द का एक बार नहीं कई बार उल्लेख है वाल्मीकि रामायण में। और चैत्यों का नगर था लंका, और चैत्यों का नगर यही पाटलिपुत्र था, जिसकी तस्वीर आप इंटरनेट पर अब केवल मौजूद है, और खास तौर से मेरे फेसबुक पर है, वो मौर्यों के शाही महल का, जिसको इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। आज केवल 40-41 खंभे भर बचे हुए हैं, नहीं तो उसका फोटोग्राफ मेरे मोबाइल में है, आप देख सकते हैं कि कितना आलीशान था मौर्यों का शाही महल। इतिहास में बहुत कुछ बदलता है, और मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। थोड़ी सी बात मैं ज्योतिराव फुले पर, टॉपिक है राष्ट्र और देश, राष्ट्र निर्माण में। पहले तो हमारे देश में राष्ट्र और देश में अंतर ही किसी को मालूम नहीं है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में बोल कर आए हैं कि पहले आप लोग देश और राष्ट्र को समझिए। राष्ट्र को अंग्रेजी में नेशन कहा जाता है, और देश को अंग्रेजी में कंट्री कहा जाता है। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, और जब तक इस जमीन आसमान के फर्क को नहीं समझिएगा तो क्या राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, जब राष्ट्र जानते ही नहीं कि राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र आपकी किताब में नहीं, मेरे जुबान से सुनिए कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र देश को आप देख सकते हैं, देश भूगोल है, धरती है, हरियाली है, गांव है, गिराव है, बाउंड्री है। यहाँ से नहीं देश दिखाई पड़ रहा है तो आसमान में उड़ जाइए जहाज से, वहां से देख लीजिए कि भारत कैसा है, मॉरिशस कैसा है, दिखाई। लेकिन राष्ट्र नहीं दिखाई पड़ेगा। राष्ट्र हम लोगों के मन के भीतर बसता है। राष्ट्र आदमी आदमी के बीच की मूलभूत एकता है, भीतरी प्रेम है, एहसास है। उसको छुआ और देखा नहीं जा सकता है राष्ट्र को, देश को देखा और छुआ जा सकता है। राष्ट्र है, देश है, लेकिन राष्ट्र को नहीं छू सकते हैं। अब यहाँ हमारे यहाँ जो कल्पना है कि राष्ट्र बनता है जाति से, धर्म से, संस्कृति से, भाषा से, नकली बात है, झूठी बात है। राष्ट्र कभी भी जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा किसी से नहीं बन सकती है। राष्ट्र बनता है सामाजिक और आर्थिक समानता के आधार पर। जब तक देश में, किसी भी देश में सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी, अमीरी और गरीबी के बीच बहुत दूर का फासला होगा, तब तक कोई देश कभी राष्ट्र नहीं बन सकता है, कभी नहीं। आप उदाहरण से समझ लीजिए कि इंग्लैंड और अमेरिका दो देश हैं। इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी है और अमेरिका की भाषा भी अंग्रेजी है। भाषा के स्तर पर इंग्लैंड और अमेरिका एक है। इंग्लैंड का धर्म क्या है? ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन। और अमेरिका का धर्म क्या है? ईसाई धर्म है। धर्म के आधार पर भी इंग्लैंड और अमेरिका एक ही है। तो धर्म और भाषा का आधार तो है ही। दोनों जो लोग हैं वो भी एक ही है। इंग्लैंड के लोग विशेष प्रजाति के हैं और अमेरिका के लोग विशेष प्रजाति के हैं। वंश, नस्ल, भाषा, धर्म सब एक है इंग्लैंड और अमेरिका का। लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका दोनों दो राष्ट्र हैं। कहाँ एक हो रहे हैं? आप स्विट्जरलैंड को देखिए। स्विट्जरलैंड में 3 तरह के लोग रहते हैं। वहाँ फ्रेंच लोग रहते हैं, वहाँ जर्मन लोग रहते हैं, वहाँ इटालियन लोग रहते हैं। 3 तरह के लोग। इटालियन लोग हैं, वो इटालियन भाषा बोलते हैं। वहाँ जर्मन के लोग हैं, वो जर्मनी भाषा बोलते हैं स्विट्जरलैंड में। और जो फ्रांस के लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं।
3 भाषा है वहाँ, तीनों भाषा वहाँ राजभाषा है स्विट्जरलैंड में, फ्रेंच, इटालियन और जर्मन। बावजूद इसके स्विट्जरलैंड एक राष्ट्र है, बलूची संस्कृति एक है, पूरा कल्चर और सिविलाइजेशन, धर्म, भाषा सब एक है, लेकिन बलूची लोग 3 देश में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, ये इससे राष्ट्र का निर्माण नहीं होता, नहीं तो हो जाता। आपको उदाहरण देकर समझा दिए। राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरी है कि आदमी और आदमी के बीच जाति भेद खत्म हो, छुआछूत खत्म हो, आदमी के बीच समानता स्थापित हो, तभी कोई देश राष्ट्र बन सकता है, और नहीं तो वो देश ही रहेगा, राष्ट्र नहीं बनेगा। और वो देश कैसे बनेगा? हिंसक औजारों से। सत्ता के लोग, सरकार हिंसक औजारों से उसको देश के बाउंड्री में बांधे रखेगी। सत्ता के हिंसक औजार क्या है? कर्फ्यू है, फौज है, पुलिस है। इसके माध्यम से नहीं, आपको इसी तरह से रहना है, ये जबरदस्ती देश बनाना होगा, राष्ट्र नहीं बनेगा। तो ज्योतिराव फूले जो थे वो राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे, वो राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे कि छुआछूत हटाओ। बाकी उसी समय के समाज सुधारकों ने क्या संघ बनाया था, आपको याद है? दयानंद सरस्वती ने बनाया था आर्य समाज, और बंगाल वाले राजा राम मोहन ने बनाया था ब्रह्म समाज, एक ने बनाया था वेद समाज, चौथे ने बनाया था प्रार्थना समाज। ये आर्य, वेद, ब्रह्म, प्रार्थना, ये क्या है? आप कौन सा देश बना रहे हैं? कौन सा राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं? क्या भारत में केवल आर्य लोग हैं? क्या भारत में केवल ब्रह्म पूजक लोग हैं? क्या भारत में केवल वेद पूजक लोग हैं? क्या वेद समाज बना रहे हैं, आर्य समाज बना रहे हैं, ब्रह्म समाज बना रहे हैं? ज्योतिबा फूले ने इसीलिए सत्य शोधक समाज बनाया था, और सत्य शोधक समाज, और इसीलिए जगदेव प्रसाद ने शोषित समाज बनाया था, इसीलिए रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक समाज बनाया था, कांसीराम ने बहुजन समाज बनाया था। ये समाज का निर्माण है, ये राष्ट्र निर्माण है। हमारे यहाँ सब उल्टी पद्धति है। खैर, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।